नमस्कार, आज का नोएडा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। सेगमेंट की शुरुआत में हम आपके लिए एक गुड न्यूज लेकर आए हैं। अगर आप भी बाइक रेस, स्पीड और थ्रिल्स के दीवाने हैं तो ये खबर डेफिनेटली आपको रोमांच करने वाली है, क्योंकि देश में पहली बार मोटोजीपी भारत बाइक रेस होने जा रही है, वो भी आपके अपने शहर ग्रेटर नोएडा में। जी हाँ, हो गए ना आप भी एक्साइटेड? तो देर किस बात की, चलिए आपको दिखाते हैं कब, कैसे और कहां ये रेस होने जा रही है और कैसे इस इवेंट के लिए इटली से सुपर बाइक्स और एक से बढ़कर एक शानदार राइडर्स हमारे शहर ग्रेटर नोएडा आए हुए हैं। भारत युवाओं का देश है और आज का युवा चाहता है रोमांच, रेस और थ्रिल। ऐसे ही एक खबर हम आपको आज दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर आपके अंदर का रोमांच भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों में भारत में पहली बार मोटो जीपी बाइक रेसिंग का आयोजन होने जा रहा है। ये मोटो जीपी रेस यूपी के ग्रेटर नोएडा में 22 से 24 सितंबर के बीच होने जा रही है, जिसके लिए यूपी के गौतम बुद्ध नगर के बुद्धा इंटरनेशनल फॉर्मूला 1 सर्किट में जरूरी बदलाव किए गए हैं। जानकारों की माने तो मोटो जीपी रेस में करीब 115 सुपर बाइक शामिल होंगी, जो इटली से रेसिंग ट्रैक तक पहुंच चुकी हैं। वहीं इन सुपर बाइक से रफ्तार भरने वाले सभी 83 राइडर्स अभी 20 दिसंबर तक ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे। इन बाइकर्स के बारे में आज हम आपको एक और बड़ी दिलचस्प जानकारी देने वाले हैं। मोटो जीपी रेस में भाग लेने वाले राइडर्स बेहतरीन एथलीट्स माने जाते हैं। 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने वाले इन राइडर्स को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, साथ ही बेहद सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। इस रेस में बाइकर्स की फिटनेस का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेस पूरी करते समय इन राइडर्स का वजन करीब 2 किलो तक घट जाता है और फिर रेस के बाद उन्हें सामान्य होने में आधे से 1 घंटे तक का समय लगता है। इस पूरी प्रक्रिया को विशेषज्ञ वाटर लॉस कहते हैं, जो तेज रफ्तार की वजह से होता है। इन बाइकर्स को अपनी फिटनेस मेंटेन करने के लिए उनकी टीम मदद करती है। राइडर्स को रेस खत्म करते ही एक खास तरह की एनर्जी ड्रिंक और खूब सारा पानी पिलाया जाता है, ताकि राइडर्स जल्द ही सामान्य हो सके। वैसे आपको बता दें, 22 सितंबर से शुरू होने जा रही सुपर बाइक रेस के लिए BIC का ट्रैक पूरी तरह से तैयार है। उम्मीद की जा रही है कि ये मोटो जीपी भारत रेस एक नया रिकॉर्ड बना सकती है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए न सिर्फ आयोजक बल्कि रेस में हिस्सा लेने वाले राइडर्स भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मोटो जीपी में रफ्तार का रोमांच महसूस करने के लिए 1 लाख दर्शकों के आने की संभावना जताई जा रही है। रेस की एक टिकट लाखों रुपए में बेची जा रही है। रेस देखने के लिए आने वाले दर्शकों पर 126 CCTV कैमरों से नजर रखी जाएगी। फॉर्मूला 1 ट्रैक से लेकर पार्किंग एरिया भी CCTV कैमरे की निगरानी में होंगे। सर्किट परिसर में लाइटर चाकू ले जाने पर कड़ा प्रतिबंध होगा। ग्रेटर नोएडा में 21 से 25 सितंबर के बीच न सिर्फ मोटो जीपी बाइक रेस बल्कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का भी आयोजन होने जा रहा है। इन दोनों मेगा इवेंट्स में उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की घोषणा भी की गई है। जनपद में 21 और 22 सितंबर को इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अवकाश रहेगा। 22 सितंबर को 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे और सभी संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। पूरी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DM गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा जी। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। साउंड और स्पीड का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा ग्रेटर नोएडा में। मेरे ख्याल से शायद देश में ये पहला ऐसा हो रहा होगा। किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा इवेंट है, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, और जैसा आपने बोला, इस देश में ही ये अपनी तरह का पहला इवेंट है। तो रेसिंग ट्रैक हमारे यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में उपलब्ध है। पूरे वर्ल्ड में लगभग 4 या 5 जगहों पर ही इस तरह की सुविधा है, जहाँ पे फॉर्मूला 1 और मोटो जीपी ये दोनों ही आयोजन हो सकते हैं। तो एक बहुत उत्साह है लोगों में भी, और इस इवेंट की, इस पूरे मोटो जीपी की जो प्रेजेंस है वर्ल्ड वाइड, वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में इसको देखा जाता है। खासकर यूथ में काफ़ी इसको लेके क्रेज़ है। तो एक बड़ा इवेंट है और यूपी में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ये हमारे लिए भी एक गौरव की बात है कि इतना बड़ा इवेंट हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। और इसके लिए पूरा प्रशासन
और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में पूरा महकमा भी इसको सफल बनाने के लिए लगा हुआ है। बहुत सारे कंट्रीज से राइडर्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आएंगे देखने के लिए, तो छोटी छोटी चीज़ों को भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो मनीष जी, क्या इतने बड़े इवेंट के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं? और कहाँ से आ रहे हैं राइडर्स? एकदम तैयार हैं हम लोग, और ये तैयारियां पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रही हैं। आपने भी देखा होगा, प्रशासन भी और इन लोगों ने भी, जो आयोजक हैं इसके, वो लोग भी लगे हैं और लगातार वो लोग कर रहे हैं तैयारी। ये रेस लगभग 20 देशों में, अभी ये जो कैलेंडर है इनका MotoGP का, ये लगभग 20 देशों में ये रेस होगी थ्रू आउट द ईयर। इंडिया भी, भारतवर्ष भी उनमें से एक है, और लगभग 19 कंट्रीज से हमारे यहाँ पे राइडर्स आ रहे हैं, और ये हमारे लगभग 45 जो हैं वो 45 टीम्स इसमें आ रही हैं। 45 अलग अलग, कुछ कंट्रीज़ की 2-2 टीमें हैं, कुछ कंट्रीज़ की 1 टीम है। 45 टीम्स हैं जिनमें लगभग 116 राइडर्स होंगे जो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक की सूचना के हिसाब से हमारे पास तो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि आयोजकों का कहना था कि उन्होंने कुछ वाइल्ड कार्ड से एंट्री रखी थी इंडियंस राइडर के लिए, लेकिन कुछ पॉइंट्स उनको कलेक्ट करने होते हैं। वो पॉइंट्स आई डोंट नो कि अभी अगर किसी इंडियन राइडर्स ने उतने पॉइंट अचीव कर लिए होंगे तो शायद वाइल्ड कार्ड से एंट्री मिल जाए, अदरवाइज अभी कोई रिकॉग्नाइज्ड राइडर इंडिया से नहीं है। तो जैसा कि हम लोगों को जो जानकारी मिली है, 50,000 टिकट्स बिक चुके हैं, और कितने लोगों के पहुंचने की संभावनाएं हैं? इसमें तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा का हम लोग आकलन करके चल रहे हैं, और 1 लाख से ज़्यादा भी लगातार टिकट्स की डिमांड बनी हुई है और लोगों में बहुत उत्साह है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा की भीड़ होगी। उसमें से काफ़ी बड़ी संख्या में फॉरेन जो टूरिस्ट हैं, नेशनल्स हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारी एम्बेसीज से भी लोग, जो हमारे फॉरेन गेस्ट हैं, वो भी आएंगे और वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक बहुत ही ये मेगा इवेंट होने वाला है। तो जैसा आपने बताया कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, तो पार्किंग वगैरह के लिए पूरी जगह है, और हमने कहीं पढ़ा था कि बुक माई शो से अगर आपने किया तो पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटी भी आपको मिल रही है। तो इस तरह की और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है इसमें? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, इसीलिए दर्शकों की और जो वहाँ पे आने वाले लोग हैं उनकी सुविधा के लिए ऑनलाइन टिकटिंग की भी व्यवस्था की गई है। और उसमें पार्किंग, क्योंकि पिछला जो अनुभव रहा है जब फार्मूला 1 का रेस हुआ था यहाँ पे 2013 में, तो पार्किंग को लेके ही बहुत सारी समस्याएं आई थी, जिसके नाते ट्रैफिक और कई कंजेशन सामने आए थे। तो इस बार इन लोगों ने बहुत अच्छा गूगल के साथ कोऑर्डिनेट करके जो GPS सिस्टम है उसको भी बहुत ही फ्लेक्सिबल बनवाया है अपने हिसाब से, और पार्किंग की भी सुविधा उसमें ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग पार्किंग बुक करा रहे हैं अपनी, और वो एकदम ट्रैक के बगल में ही, नज़दीक में ही पार्किंग है। तो बहुत ज़्यादा भटकना नहीं होगा। टिकट पे ही पार्किंग का पूरा डिटेल्स वगैरह दिया होगा जो लोग ऑनलाइन पार्किंग लेंगे। जो लोग ऑनलाइन नहीं भी ले पा रहे उनके लिए भी चारों तरफ, सर्किट के चारों तरफ हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था कराई है, और पूरी फोर्स और पूरी हर चीज़ की तैनाती हम लोगों ने करी, जिससे कहीं किसी को समस्या ना हो। इसके अलावा जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे तो बेसिक सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है, किसी को कोई समस्या ना हो। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए हमारी फायर फाइटिंग की टीम और जो मेडिकल की, हेल्थ इमरजेंसी की टीम है, उन सारी टीमों की भी तैनाती की गई है। अभी आपने टिकट्स की बात की, थोड़ा सा हम उस पर आएंगे। टिकट्स के रेट्स बड़ा वेरिएशन है, 800 से लेकर के शायद 1.5 से 2 लाख तक के टिकट्स हैं। अब ये क्योंकि ये एक इवेंट, ये वर्ल्ड वाइड इवेंट है, और डोरना एक जो एजेंसी है वो इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज करती है, तो उनके अपने SOPs हैं और उस हिसाब से ही उन्होंने पूरा टिकटिंग का सिस्टम बनाया हुआ है। हालांकि हम लोगों को ये बताया गया कि यंगस्टर को, खासकर स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं उनके लिए स्पेशल कहीं कॉर्नर और स्पेशल स्टैंड भी बनाया, जिसमें बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे, जैसे 800 से 1200 रुपये तक के, 1500 रुपये के भी टिकट रखे गए हैं, और हाई एंड पे जाएँ तो वो भी टिकट्स हैं। तो ये चूँकि इंटरनल जो उनका टिकटिंग का सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं, बट अभी तक हमारे पास कहीं से ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई है कि बहुत ज़्यादा कुछ टिकट्स का वो। ये टिकट सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है? हाँ जी, अभी तो ऑनलाइन ही अवेलेबल है। और एक आखिरी सवाल है कि क्या वाकई 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ बाइक दौड़ाई जाएगी? अब क्या इतनी जो के लिए हम तैयार हैं?
जो आयोजक हैं वो तो क्लेम कर रहे हैं कि इस बार एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे उत्तर प्रदेश के इस ट्रैक पे बनाया जाएगा, और ट्रैक पे उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए और सुरक्षा के जो मानक हैं उसको बनाए रखने के लिए पूरी टीम जो आयोजक गण हैं उनकी भी और बाकी जो एजेंसीज हैं सारे लोग लगे हैं, और बहुत दिनों से ट्रैक की तैयारी चल रही है। तो हमें लगता है कि ट्रैक तो एकदम परफेक्टली तैयार है। बाकी आयोजन के लिए हमारा शहर, हमारा जिला ये भी पूरी तरह से तैयार है, प्रशासन भी तैयार है, और इतनी बड़ी संख्या में एक इवेंट एक जो दर्शक आएंगे उनके स्वागत के लिए भी हम लोग तैयार हैं। और फॉरेन नेशनल्स भी बहुत सारे विदेशी पर्यटक और विदेशी दर्शक भी आएंगे, और ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा एक अचीवमेंट होगा इतना बड़ा आयोजन कराना, और वर्ल्ड के मैप पे भी, क्योंकि इसकी रीच बहुत ज़्यादा है। मोटो जीपी को अराउंड 3 बिलियन से ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं। ऑनलाइन अगर व्यूइंग हम देखें तो ये भी काफ़ी 50 मिलियन से ज़्यादा है। तो बहुत बड़ी संख्या में पूरे वर्ल्ड के कोने कोने से लोग इस कार्यक्रम को, मोटो जीपी के रेस को देखते हैं। तो मोटो जीपी का रेस यूपी में आयोजित हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड के मैप पे एक स्थान बनाएगा, और हमारा एक अच्छा जो प्रोजेक्शन है, एक इमेज है, वो वर्ल्ड में चारों तरफ जाएगा। बिल्कुल मनीष जी, हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है, और इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर हो रहा है, और आप लोगों ने इतनी ज़बरदस्त तैयारी भी की है, इतनी सारी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी विश यू मोर सक्सेस। थैंक यू सो मच। YouTube समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले डिजिटल न्यूज चैनल श्रेष्ठ भारत ने नोएडा हाट में आज का नोएडा कैंपेन की शुरुआत की। करीब 2.5 घंटे तक चले इस कैंपेन में कई तरह के कार्यक्रम पेश किए गए, साथ ही जिले के कई बड़े अधिकारियों को आमंत्रित करके उनसे आज के बदलते नोएडा को लेकर सार्थक चर्चा भी की गई। कैंपेन की शुरुआत शानदार लॉन्चिंग इवेंट के साथ हुई, जिसका आगाज सुरीली गायिका मंदाकिनी बोरा की मधुर आवाज से किया गया। इस कैंपेन को लॉन्च करने के पीछे श्रेष्ठ भारत का मकसद प्रदेश में बह रही विकास की बयार को जन जन तक पहुंचाने का है। साथ ही पिछले 10 सालों में नोएडा में हुए बदलावों को नोएडा की जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जिला पुलिस, जिला उपायुक्त, नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सहयोग से डिजिटल न्यूज चैनल श्रेष्ठ भारत नोएडा की बदलती हुई तस्वीर को देश और दुनिया के सामने रखने जा रहा है। 6 महीने तक चलने वाले इस कैंपेन के जरिए नोएडा में डर लगता है वाली मानसिकता को बदलने की कोशिश की जा रही है। साथ ही इस कैंपेन का मकसद नोएडा को महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर बनाना, साइबर क्राइम को जड़ से मिटाना, लीगल राइट्स के बारे में लोगों को जागरूक करना और नशा मुक्त शहर बनाना है। जो इवेंट की सबसे खास बात रही वो है नोएडा एंथम, जिसने 25 सालों में पहली बार नोएडा शहर की एक बदली हुई तस्वीर दर्शकों के सामने रखी। इवेंट के बीच में आपके नोएडा का नोएडा एंथम लॉन्च किया गया। लिख रहा धीरे धीरे उड़ रहा परिंदा कोई जैसे अंबर को चीरे, सबने लिए आंखों में कैसे बेखौफ खड़ा है, बस जाए दिल में जो भी इससे एक बार मिला है। फुल स्पीड में दौड़ रहा, सबको पीछे छोड़ रहा, आए ना अब किसी के हाथ। आज का नोएडा, आज का नोएडा सोच से आगे है, आज का नोएडा, आज का नोएडा, आज का नोएडा,
नगरी में आपका स्वागत है। अपना भी हो घर यहाँ बस इतनी सी चाहत है। जितना भी मॉडर्न हो यारो उतना ही सेफ। ऊंची बिल्डिंग चौड़ी सड़कें खुद आके देख। सबने लिए आंखों में कैसे बेखौफ खड़ा है। बस चाहे दिल में जो भी इससे एक बार मिला है। फुल स्पीड में दौड़ रहा सबको पीछे छोड़ रहा। Come on everybody! ना अब किसी के हाथ। आज का नोएडा, आज का नोएडा सोच से आगे है। आज का नोएडा, आज का नोएडा, आज का नोएडा रात भर जागे हैं। आज का नोएडा। नोएडा एंथम के रूप में श्रेष्ठ भारत की अनोखी पहल की सभी खास मेहमानों ने जमकर तारीफ की और इसे आने वाले समय में एक सार्थक छाप छोड़ने वाला बताया। इसके बाद नोएडा शहर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से हमारी टीम ने जिले से जुड़ी तमाम समस्याओं और उनके समाधान के बारे में बातचीत की। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने बड़ी बेबाकी के साथ श्रेष्ठ भारत के हर सवाल का जवाब दिया। लक्ष्मी सिंह से हमने नोएडा की बदल रही तस्वीर को लेकर भी सवाल किए। साथ ही उनसे पूछा कि आज के नोएडा में पुलिस किस तरह अपना रोल निभाती है। तो सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। पीपल सेंट्रिक पुलिसिंग हर मैच्योर डेवलप्ड सिटी की पहचान होती है। अगर आप वेस्टर्न कल्चर में जाएं, इट इज ऑलवेज पीपल सेंट्रिक पुलिसिंग। वहाँ पे बीट पे खड़े हुए सिपाही के हाथ में ना आप डंडा देखेंगे ना राइफल देखेंगे। एक बेटन भी होगा तो शायद नहीं होगा, बेटन को यूज करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी जो सोच है वो इसी तरफ है और हमारी जो फोर्स है उसमें इस हिसाब से पुलिसिंग करने के लिए सॉफ्ट स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है, जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के टाइप से हम लोगों ने करवाना शुरू किया है। नंबर 1। नंबर 2, हमने एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्राइम को मैप करवा के, जोग्राफिकल उसकी मैपिंग करवा के प्रिडिक्टिव पुलिसिंग की तरफ कदम बढ़ाया है। ये एक ऐसा शोकेस प्रोजेक्ट होगा जिसको बाकी स्टेट में भी जो है वो उसका उदाहरण बनेगा। हम अगर प्रिडिक्टिव पुलिसिंग कर पाएँ तो उससे बेहतर कोई स्थिति नहीं होती है। अभी तक हम सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल क्राइम हो जाने के बाद कर रहे थे। अब हम सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल इसलिए करेंगे कि क्राइम ही ना होने पाए। इसके बाद हमने जिला पुलिस कमिश्नर से प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल किया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया और दावा किया कि आज की तारीख में महिलाओं के लिए नोएडा से सुरक्षित शहर और कोई नहीं। नोएडा इज सेफ एंड नोएडा इज योर सिटी। 24/7 ये चलती हुई दौड़ती हुई सिटी है। इसमें हर किसी का स्वागत है। आप यहाँ पे रहने आइए, काम करने आइए, पढ़ने आइए, महिला हो या पुरुष हो, आपको यहाँ पर किसी भी समस्या का निदान मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, भय का कोई कारण नहीं है। होता क्या है कि एक हम लोगों के हिंदी हार्टलैंड में बहुत पुरानी लोकोक्ति है, 100 सोनार की एक। हम लोगों को, खाकी वर्दी वालों को लोहे की और स्टील की चीज़ों से बहुत प्यार होता है। हम हथौड़ा भी चलाते हैं और कभी कभी बुलडोजर भी चलाते हैं। तो उससे आज ये परिवेश उभर कर आया है। आप जहाँ भी जिस जगह खड़े हो जाएं, हमारी कोशिश है वो हर हिस्सा सुरक्षित होना चाहिए। नोएडा की पुलिस कमिश्नर के बाद हमारी टीम ने जिला उपायुक्त मनीष कुमार वर्मा से बातचीत की और उनसे नोएडा के विकास में उनके रोल और नोएडा में जमीन को लेकर किस तरह के विवाद होते हैं जैसे गंभीर मुद्दों पर सवाल किए। हमारे जनपद में जो लैंड डिस्प्यूट है उसकी भी कई कैटेगरीज हैं। जैसे जो प्योर हमारे एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं वो तो जैसा आपने बताया रूरल एरिया में उसमें बहुत हमें खास दिक्कत नहीं आती है और वहाँ पे हम लोग अपनी टीम के थ्रू या अपनी जो भी हमारी रेवेन्यू की टीम है और पुलिस की ज्वाइंट टीम है उससे हम लोग उसका समाधान कराते रहते हैं। मेन जो प्रॉब्लम हमें लैंड के डिस्प्यूट्स में आती है वो जो अर्बन एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शहरीकरण हो गया है, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन गई हैं वहाँ पे, क्योंकि रेवेन्यू में मेजरमेंट करने का लैंड को आइडेंटिफाई करने के कुछ ट्रेडिशनल तरीके होते हैं कि हम नक्शे में पहले उसका एक फिक्स पॉइंट ढूंढते हैं। जैसे अगर इसी लोकेशन को हमें अगर रेवेन्यू मैप में ढूंढना हो तो हम ये नहीं ढूंढ सकते हैं सीधे कि नोएडा हाट कहाँ पे है। हमें कोई ना कोई नज़दीक का एक फिक्स पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। वो पुराना चकबंदी के समय का कोई कुआं हो सकता है, कोई और पॉइंट हो सकता है।
तो इसके लिए हम लोगों ने साइंटिफिक काम थोड़ा सा यहाँ पे शुरू किया है। हम TSM मशीन का यूज़ करते हैं, जिससे कि यहाँ पे क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो उसमें 1% भी एरर ना हो, तो TSM मशीन के थ्रू हम लोगों ने टीमें बना के और लोगों के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का प्रयास किया है। पिछले कुछ महीनों में बहुत तेज़ी आई है और अगले कुछ महीनों में प्रयास है कि 2 से 3 महीने में हम लोग डिस्प्यूट कम से कम जो ये लैंड के मेजरमेंट से संबंधित हैं या लोगों की छोटी छोटी समस्याएं, इसको रिजॉल्व करा दें। ऐसे ही कुछ और सुलगते मुद्दों पर श्रेष्ठ भारत की टीम ने नोएडा अथॉरिटी के CEO से ताबड़तोड़ कई सवाल किए और उन्होंने भी एक के बाद एक हमारे तमाम सवालों के बड़े बारीकी से जवाब दिए। E-buses मतलब सी इट इज़ नॉट रनिंग ऑन CNG, इट इज़ नॉट रनिंग ऑन पेट्रोल। डेफिनेटली पोल्यूशन होगा ही नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं कि NCR रीजन में जैसे विंटर आता है तो एटमॉस्फेयर थोड़ा डार्क हो जाता है, स्मॉग का प्रॉब्लम हो जाता है, तो हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिला हुआ है NGT से कैसे हम लोग पार्टिकुलेट मैटर कम करना है। सो पार्टिकुलेट मैटर कम करने के चक्कर में बहुत सारा एक्टिविटीज़ चल रहे हैं। तो उसके साथ साथ जैसे ये सारा E-buses अब इंट्रोड्यूस होगा तो डेफिनेटली पोल्यूशन विल बी ज़ीरो, एंड जब पोल्यूशन ज़ीरो होगा वी विल बी हैविंग गुड एनवायरमेंट्स टू लिव इन। अभी आप देखा होगा कि G20 का फंक्शन में हम लोगों ने काफ़ी तैयारी किया। नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक जो मेन एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे में सारा लाइट्स हम लोगों ने चेंज किया, जितने भी अंडरपास है और ग्रेड सेपरेटर से हर जगह हम लोगों ने न्यू फ्लैश लाइट लगा दिया, वार्म लाइट लगा दिया। लेकिन कंसर्न ये है कि इंटीरियर एरियाज़ में जो डार्क एरियाज़ है, तो डार्क एरियाज़ का हम लोगों ने सर्वे किया, तो सर्वे के अनुसार हम लोगों ने एक एस्टिमेट तैयार किया हुआ है। तो वहाँ पर हम लोग LED लाइट्स हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। LED लाइट्स इंट्रोड्यूस करने से 53% लाइट एनर्जी एफिशिएंसी हमें मिलेगा, तो उसमें बिल भी कम आएगा एंड दिस इज़ वेरी इफेक्टिव मैनेजमेंट, एफिशिएंसी भी बढ़ेगा एंड उसका मेंटेनेंस भी बहुत इजी है। तो सर्वे हो चुका है, बहुत जल्दी हम लोग LED लाइट्स डार्क एरियाज में हम लोग रेरा का गाइडलाइंस है सेक्शन 11 में बिल्डर्स एंड बायर्स को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है। तो बिल्डर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दिया गया रेरा का गाइडलाइंस के एक एस्क्रो अकाउंट खोलना था जी। तो एस्क्रो अकाउंट खोलने के लिए हम लोगों ने सारा बिल्डर्स अभी जो पेंडिंग बिल्डिंग से सबको बुलाया एंड ऑलमोस्ट 80% अचीवमेंट हो गया है और जो एस्क्रो अकाउंट ओपन होने के बाद उसमें फंड्स आने शुरू हो गया है एंड बहुत जल्दी ये सारा समस्या दूर हो जाएगा। लिफ्ट एक्ट के लिए एक ड्राफ्ट बनकर गवर्नमेंट को पुटअप हुआ है, वो जल्दी वो एक्ट पास होना चाहिए, हो जाएगा। उससे जैसे लिफ्ट एक्ट बन जाएगा तो एक गाइडलाइंस मिल जाएगा, उस गाइडलाइंस के तहत हमारे जितने भी एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट्स है वो सोशल ऑडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल लिफ्ट एक्ट बनने तक हम लोग ने सारा AOAs को और सारा बिल्डर्स को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में ये है कि जो भी कंपनी वो लिफ्ट को इम्प्लीमेंट किया, लिफ्ट को एस्टैब्लिश किया उसका बिल्डिंग्स में, उन लोगों को रेगुलरली एक एनुअल मेंटेनेंस करना होगा और रेगुलरली उसको सर्विस करना है। सर्विस करने के बाद हमारा पास रिपोर्ट पुट अप करना है। सर्विसिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ऑल द बिल्डिंग्स, इसको हम लोग सुनिश्चित करवा रहे हैं। ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है, जितने भी स्ट्रे डॉग्स है और आवारा पशु है हम लगातार उठाते रहते हैं। हमारा जितने भी एनिमल प्रोटेक्शन होम है, इनफैक्ट जो पेट्स हैं उससे भी परेशान है लोग। एनिमल प्रोटेक्शन होम में हम उसको पुट अप करते हैं। एक इश्यू है, इसको हम एड्रेस कर रहे हैं, धीरे धीरे ये समस्या दूर हो जाएगी। बात नोएडा की हो रही है तो ऐसे में नोएडा से ही जुड़े ग्रेटर नोएडा को कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है। नोएडा प्रशासन का सपना है नोएडा और ग्रेटर नोएडा को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का। इस पर ग्रेटर नोएडा के एडिशनल CEO ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। It was home ground for Afghan team. फिर अफगानिस्तान में जो political situations हुए, then after that they didn't. Nonetheless, we have world-class infrastructure as far as sports facilities और जितना भी infrastructure है. And not knowing Greater Noida, क्योंकि it's like I work for Greater Noida, ये दो separate authorities हैं. 307 square kilometers का Greater Noida है with 124 villages in it. So world class infrastructure Greater Noida में है and at this point there are many investments which are coming. Nonetheless, you are right. Greater Noida का और marketing होनी चाहिए and we should कई सारे platforms को हम लोग को use करना चाहिए, which we are doing and हम लोग को काफ़ी positive response भी मिल रहा है as far as economic environment is concerned. So yes, I agree कि हाँ हमारे पास world class infrastructure है and we should market it. नोएडा की बदलती हुई तस्वीर को लेकर श्रेष्ठ भारत ने जब इस इवेंट की शुरुआत की तभी से आज का नोएडा कैंपेन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा।
भारत और श्रीलंका के हाई वोल्टेज मैच के बीच भी श्रेष्ठ भारत का आज का नोएडा कैंपेन नंबर 4 पर ट्रेंड करता रहा, जो कि अपने आप में चौंकाने वाला था। खुद गौतम बुद्ध नगर के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने आज का नोएडा कैंपेन के सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो किया। उनके साथ ही नोएडा पुलिस और नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने कैंपेन के पेज को रीट्वीट भी किया। इसके साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स भी लगातार आज का नोएडा कैंपेन को लेकर जमकर कमेंट्स और फॉलो करने लगे। कैंपेन की सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कैंपेन के लॉन्च होने के 1 घंटे के अंदर ही आज का नोएडा पेज को 4000 से ज्यादा लोगों ने रीट्वीट और टैग किया। आज का नोएडा कैंपेन के अंत में सुप्रसिद्ध सैंड आर्ट आर्टिस्ट नितेश भारती की शानदार परफॉर्मेंस भी देखने को मिली। यकीनन आप भी नितेश भारती के टैलेंट को देखकर सलाम करेंगे। इरादों के लिए, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए और इसी नए भारत की नींव में बसा एक शहर नोएडा। भारत के दिल में बसा ये शहर एक नए जज्बे के साथ उठ खड़ा हुआ, जहां एक तरफ भारत के विकास का नक्शा भी तय नहीं हुआ था, तभी इस शहर ने नई ऊंचाइयों को छूने का काम शुरू कर दिया था। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।